बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कह लो या फिर यूनिफरस ट्यूब्यूल कह सकते हैं। हम लोग वक्र नलिका की संरचना को देख रहे थे हम कि उसमें 5 पार्ट हमने बनाए थे। उसमें हमने 5 पार्ट हमने बनाए थे इस प्रकार से। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास मेलपिगियन नलिका है। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास मेलपिगियन कोश या मेलपिगियन कार्पेसल्स। सेकंड था समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। थर्ड था हिनलेज लूप। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था डिसेंडिंग लिम्ब में अवरोही भुजा के रूप में, दूसरा था असेंडिंग लिम्ब या आरोही भुजा के रूप में। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट था हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दूरस्थ कुंडलित नलिका। और देन था हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट संग्रह नलिका। इसको संग्रह नलिका तक हमने देख लिया था। फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये आता है वृक्क को रक्त संभरण। इसका मतलब होता है ब्लड की सप्लाई एक किडनी को कैसे हो, किस प्रकार से। रीनल ब्लड सप्लाई, ठीक है ना। हमने इस प्रकार से देखी है। लगभग 1 मिनट में यदि बात की जाए तो नेफ्रॉन में कह सकते हैं, या एक किडनी की यदि बात की जाए, क्योंकि किडनी में 20 लाख के आसपास नेफ्रॉन तक पाए जाते हैं, तो 1 मिनट के अंदर लगभग 500 से 750 ml तक ब्लड क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। 500 से 750 ml तक ब्लड को सप्लाई किया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, जितनी भी इम्प्योर ब्लड होता है, बहुत छोटी छोटी धमनिकाओं के द्वारा, ठीक है ना, किसमें, इसको हमने नाम भी दिया था अभिवाही धमनिका या एफरेंट आर्ट्रियोल नाम दिया था, के द्वारा किसमें आता है, एक बोमन संपुट में एक केशिकाओं का ट्यूब्यूल्स का एक गुच्छा बनाता है। इस गुच्छे को हम लोग बोल दिया ग्लोमेरुलस। इसको हमने बोल दिया है ग्लोमेरुलस बनाता है, ठीक है ना। इनके द्वारा इम्प्योर ब्लड लाया जाएगा, ग्लोमेरुलस के अंदर पाया जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ से क्या होगा, यहाँ से ही जो प्योर ब्लड होगा, जितना भी फिल्ट्रेशन निकल जाएगा इसमें विसरण विधि द्वारा क्या होगा, इसमें से फिल्ट्रेशन निकल जाएगा और प्योर ब्लड जो होगा, शुद्ध रक्त जो होगा, वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स द्वारा या अपवाही धमनिकाओं द्वारा वापस हार्ट की ओर ले जाया जाएगा। तो ये इतना सा छोटा सा टॉपिक है। अब ये क्या होगी, जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स होंगे, जैसे ही इस केशिका गुच्छे या ग्लोमेरुलस से बाहर निकलेगी, बहुत सारी शाखाओं में, ब्रांचेस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और डिवाइड होने के पश्चात इनका काम ये होता है, ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूरस्थ कुंडलित नलिका है, इसके चारों ओर ये अपना जाल बिछा देती है। इसके चारों ओर क्या बिछा देती है, अपना जाल बिछाती है। इससे क्या होता है, जितना भी यहाँ इनसे छनित्र होता है, जो भी पार्ट अवशोषित किया जाता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की बात करते हैं, हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं, हम लोग वाटर की बात करते हैं, तो इनको एब्जॉर्ब करके किस में आ जाएंगी, इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स में आ जाएगा। और आने के बाद में ये जो जाल बनाए थे, इसे हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। और ये वापस से कहाँ चल जाएगा, हार्ट में चले जाएगा। तो इतना सा ही छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात वृक्क को प्रति मिनट लगभग 500 से 700 ml रक्त की सप्लाई की जाती है, ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करने के पश्चात
अनेक छोटी छोटी वाहिनियों में अनेक छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर धमनिकाओं आर्ट्रियोल्स का निर्माण करती है। ठीक है ना, आर्ट्रियोल्स का निर्माण करती है। प्रत्येक केशिका बोमन संपुट में प्रवेश करके प्रत्येक केशिका बहुमन संपुट में प्रवेश करके केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। इस केशिका गुच्छ में कई प्रकार की, ये कह सकते हैं 2 प्रकार की धमनिकाएं पाई जाती हैं। जो धमनिकाएं आर्ट्रियोल्स केशिका गुच्छ में रक्त को लेकर आती हैं। उन्हें अभिवाही धमनिकाएं एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरी धमनिकाएं केशिका गुच्छ से ग्लोमेरुलस से रक्त को वापस लेकर जाती हैं। उन्हें अपवाही धमनिकाएं एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं। अपवाही धमनिकाएं केशिका गुच्छ से बाहर निकलने के पश्चात
निकलने के पश्चात अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। विभाजित हो जाती हैं। ये शाखाएं समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को घेर लेती हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को घेर लेती हैं, जिन्हें वासा रेक्टा कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? वासा रेक्टा कहा जाता है। ये सभी वासा रेक्टा मिलकर वृक्कशिरा रीनल वेन बना लेती हैं, जो वृक्क से बाहर निकलकर पश्च महाशिरा पोस्ट केबल में खुल जाती है। पोस्ट केबल में क्या हो जाएंगी? ये ओपन हो जाएंगी। ठीक है। वृक्क धमनी द्वारा वितरित किए जाने वाले डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले रक्त में उत्सर्जी पदार्थों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की मात्रा अधिक होती है, जो रक्त किडनी वृक्कशिराओं द्वारा रीनल वेन कह सकते हैं। रीनल शिराओं द्वारा एकत्रित किया जाता है। ठीक है ना। रीनल वेन द्वारा क्या किया जाएगा? एकत्रित किया जाता है। उसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा कम होती है, क्योंकि इन पदार्थों की काफ़ी मात्रा
काफ़ी मात्रा रक्त द्वारा छनकर फिल्टर छनकर मूत्र नलिका यूरेटर में आ जाती है। किस में आ जाएंगी? यूरेटर में आ जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें एफरेंट आर्टरियोल द्वारा क्या लाया गया? अशुद्ध रक्त लाया गया। एफरेंट आर्टरियोल द्वारा उसे शुद्ध को ले जाया गया, जितना भी फिल्ट्रेट बचा। ठीक है ना। अब ये जो जितनी भी एफरेंट आर्टरियोल्स होंगे आगे जाके दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका के चारों ओर एक केशिकाओं का जाल बना लेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है ना। वासा रेक्टा किससे जुड़ा हुआ होता है? रीनल वेन से जुड़ा होता है। ठीक है, जो कि रक्त के लिए रक्त हृदय की ओर ले जाने वाली महाशिरा से जुड़ा है। ठीक है ना। अब जितना भी ग्लोमेरुलस से, ये कह सकते हैं मेलपिकन कोश से जितना भी एस्केटी प्रोडक्ट का उत्सर्जन किया गया, उसमें क्या होता है? रक्त की में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आवश्यक होती है, उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और जो लास्ट जो हमारे पास एस्केटी प्रोडक्ट के रूप में बचता है वो होता है मूत्र बचता है। ठीक है ना। यूरिन बचता है जिसे हम लोग यूरेटर में भेज देते हैं। जिसे हम लोग किसमें? यूरेटर में भेज देते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं मूत्र निर्माण की क्रिया की बात करने वाले हैं, क्रियाविधि की बात करने वाले, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की। बाकी थैंक यू।